अब देखते हैं हेड ट्रॉमा के बारे में। हेड ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टालिटी आफ्टर द ट्रॉमा। हम एनाटॉमी ऑफ स्काल्प सबसे पहले देखते हैं। तो स्काल्प में एस स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज एरियोलर टिश्यू एंड पेरियोस्टियम। तो स्किन ऑफ द स्काल्प जो होती है वो थिक होती है, तो इसलिए जब हम सुचरिंग करेंगे ऑफ द स्किन ड्यूरिंग लेस्ट्रेशन तो उसमें हम कटिंग या रिवर्स कटिंग नीडल यूज़ करेंगे। फिर कनेक्टिव टिश्यू, अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उनके बीच में ऐसे फाइब्रस सेप्टे प्रेजेंट होते हैं जिनके बीच में ब्लड वेसल्स होती है। तो जब भी ब्लीडिंग होगी तो ये ब्लड वेसल जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये फाइब्रस सेप्टा के साथ अधेरेंट होती है, इसलिए इसकी वजह से ये वेजो कंस्ट्रिक्ट नहीं कर पाती। तो इसका मतलब अगर कनेक्टिव टिश्यू में से ब्लीडिंग होगी तो फिर वो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। दिस वेसल कैनॉट अंडरगो वेजो कंस्ट्रिक्शन विच लीड्स टू प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। तो अगर स्काल्प लेसरेशन हुआ तो उसकी मैनेजमेंट इमरजेंसी मैनेजमेंट होगी, अप्लाई प्रेशर, डेफिनेटिव मैनेजमेंट सूचर, कटिंग या रिवर्स कटिंग नीडल। फिर एपोन्यूरोसिस, उसमें अगर ब्लीडिंग हुई तो उसे कहता है सब एपोन्यूरोटिक ब्लीडिंग, इट कैन कॉज ब्लैक आई। उसके बाद लूज एरियोलर टिश्यूज होता है, इट कंटेन्स एमिसरी वेन्स। कि एमिसरी वेन्स क्या करती है, कनेक्ट करती है टू द कैवर्नस साइनस। सो अगर लूज एरियोलर टिश्यू में इन्फेक्शन हुआ तो वो इन्फेक्शन एमिसरी वेन जो है वो कैरी करेगी टू द कैवर्नस साइनस। तो ये एमिसरी वेन्स रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन कैरी करेंगे टू द कैवर्नस साइनस एंड विल कॉज कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। तो याद रखना लूज एरियोलर टिश्यू कंटेन्स एमिसरी वेन्स। डेंजरस एरिया ऑफ फेस कौन सा होता है, इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ नोज एंड अपर लिप। ये सपोज हमारा फेस है, आई, नोज और ये लिप। तो ये जो पार्ट है दिस इज द डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, लोअर पार्ट ऑफ द नोज एंड अपर लिप। एनी लोकल इन्फेक्शन इन दिस एरिया कैन स्प्रेड रेट्रोग्रेडली टू कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। कि यहाँ से भी इन्फेक्शन जा सकता है टू द कैवर्नस साइनस। उसके लास्ट में होता है पेरियोस्टियम वो इट कैन गेट फ्रैक्चर। और ये जो लूज एरियोलर टिश्यू वाला जो लेयर होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेंजरस लेयर ऑफ द स्काल्प या डेंजरस एरिया ऑफ द स्काल्प, क्योंकि यहाँ से ही ब्लड एंड पस कलेक्ट होगा एंड फिर इन्फेक्शन ट्रैवल अलॉन्ग एमिसरी वेन्स इनटू द इंट्राक्रेनियल ड्यूरल विजन साइनस। ये इमेज ऑफ द ब्लैक आई जो होती है, ब्लो ऑन द हेड, द ब्लड एंड फ्लूइड कलेक्ट होगा इन द लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू और वो नीचे आईलिड्स की तरफ ट्रैवल करेगा। बिकॉज ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस इट हैज़ नो बोनी अटैचमेंट एंटीरियरली, तो इसकी वजह से आईलिड एंटीरियरली ट्रैवल करेगा टू द आईलिड और वहाँ पे हेमाटोमा फॉर्म होगा आफ्टर फ्यू आवर्स। इसे कहते हैं ब्लैक आई। उसके बाद देखते हैं स्कल फ्रैक्चर। तो या तो नॉन डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर होता है या फिर डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर। नॉन डिप्रेस्ड में हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग करेंगे फॉर फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस, नो सर्जिकल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। ये नॉन डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड स्कल फ्रैक्चर में अगर फोकल न्यूरोलॉजिकल साइन प्रेजेंट है या फिर डिप्रेशन इज मोर देन एडजेसेंट स्कल सेगमेंट, तो इसमें हम सर्जिकल एलिवेशन ऑफ डिप्रेस्ड सेगमेंट करेंगे। कि इसमें हम सर्जिकल एलिवेशन ऑफ डिप्रेस्ड सेगमेंट करेंगे। अब बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर, तो उसमें या तो एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर होगा, मिडल क्रेनियल फोसा या पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। सबसे पहले एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, ये फ्रैक्चर होता है फ्रैक्चर ऑफ द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। फ्रैक्चर ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, इसके क्लिनिकल फीचर्स में एक तो रकुन आई होती है ड्यू टू सब एपोन्यूरोटिक ब्लीडिंग, जो स्काल्प में हमने देखा था। सब एपोन्यूरोटिक ब्लीडिंग होगी, वो आईलिड में आके हेमाटोमा फॉर्म होगा आईलिड के आगे, तो इसे कहते हैं रकुन आई ड्यू टू सब एपोन्यूरोटिक ब्लीडिंग। ब्लैक आई यूजुअली एसोसिएटेड विद सब कंजंक्टिवल हेमरेज। फिर अदर फीचर्स लाइक CSF राइनोरिया, एपिस्टेक्सिस, एनोस्मिया, फ्रंटल लोब कंडीशन हुआ, इट कैन गिव राइज टू पर्सनैलिटी या बिहेवियरल चेंजेस। तो ये भी याद रखना है, फ्रंटल लोब में अगर कोई भी इंजरी हुई लाइक फ्रंटल लोब कंट्यूशन, इट कैन गिव राइज टू पर्सनैलिटी या बिहेवियरल चेंजेस। तो ये क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, जिस फ्रैक्चर ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो नोज के जो सिम्टम्स है, साइंस है, उसके साथ रैकून आई एक तो हो गया, CSF राइनोरिया, एपिस्टेक्सिस, एनोस्मिया, फ्रंटल लोब कंट्यूशन। फिर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे बिटवीन CSF राइनोरिया फ्रॉम एपिस्टेक्सिस, तो उसके लिए टारगेट साइन या हेलो साइन। एक ब्लोटिंग पेपर में हम जो फ्लूइड आ रहा है नाक से वो हम ब्लोटिंग पेपर में कलेक्ट करेंगे। अगर सेंट्रल सर्कल ऑफ ब्लड हुआ एंड आउटर सर्कल ऑफ CSF, तो मतलब टारगेट साइन या फिर हेलो साइन उसे कहते हैं, तो वो होगा CSF राइनोरिया के सेंटर में ब्लड, सर्कल ऑफ ब्लड सेंटर में और आसपास हेलो, तो वो होगा हमारा CSF। बायोकेमिकली टेस्ट करें तो इसमें β2 ट्रांसफेरिन वो भी डिटेक्ट करेंगे हम इफ़ CSF प्रेजेंट। तो टारगेट साइन या हेलो साइन प्लस β2 ट्रांसफेरिन वो प्रेजेंट होगा, तो फिर इट इज़ CSF राइनोरिया। वो एंटीरियर स्कल बेस्ड फ्रैक्चर। फिर पोस्ट मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, इट इज़ फ्रैक्चर ऑफ द पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। इसके जो फीचर्स होंगे वो ईयर रिलेटेड होंगे। तो एक तो टेम्पोरल लोब कंट्यूशन होगा, फिर बेटल साइन मतलब जो कान है उसके पीछे डिस्कलरेशन होगा ओवर द मेस्टोइड। तो बेटल साइन इज डिस्कलरेशन ओवर मेस्टोइड प्रोसेस सीन 24 to 48 आवर्स आफ्टर इंजरी। तो ये बेटल साइन याद रखनी है। एंटीरियर में क्या था, रकुनाइस, इसमें बेटल साइन। फिर हीमोटिम्पेनम, CSF ओटोरिया, मतलब कान में से CSF बाहर आएगा। फेशियल नर्व इंजरी एंड पैराडॉक्सिकल राइनोरिया, इसमें जो CSF होता है वो
यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू जाता है, फ्रॉम द मिडल ईयर यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू जाता है, नेजल कैविटी से बाहर आता है, तो ये पैराडॉक्सिकल राइनोरिया। तो ये क्लिनिकल फीचर्स ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, बैटल साइन याद रखनी है। फिर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, तो इसमें फ्रैक्चर होता है ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन। इसमें फीचर्स होता है वो विजुअल सिम्टम्स होता है, विजुअल प्रॉब्लम्स होगी, ऑक्सीपिटल कंट्यूजन, सिक्स्थ नर्व इंजरी एंड वर्नेट सिंड्रोम विच इज जुगुलर फोरामेन सिंड्रोम। जो जुगुलर फोरामेन से जो नर्व जारी होती है 9, 10, 11 उसकी इंजरी होगी, तो उसका कहता है वर्नेट सिंड्रोम। ये फीचर्स ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर, विजुअल प्रॉब्लम्स, ऑक्सीपिटल कंट्यूजन, सिक्स्थ नर्व इंजरी एंड वर्नेट सिंड्रोम, इंजरी टू द 9, 10, 11 cranial nerve. Management is prophylactic antibiotics, third generation cephalosporin, NCCT head. NCCT head, it is the investigation of choice in head trauma. कि याद रखना है NCCT head is the investigation of choice in all head trauma cases. Do not, फिर एक nice guideline है for head trauma. तो in every patient of head injury we have to suspect cervical spine injury. कोई भी head injury का patient आए we have to suspect initially cervical spine injury. उसके बाद हम सारे इन्वेस्टिगेशंस करेंगे जो हमने बेसिक्स में देखे थे वो, टू रूल आउट सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ जीसीएस मॉनिटरिंग, तो पहले 2 घंटे के लिए हम एवरी हाफ एन आवर मॉनिटर करेंगे, फिर नेक्स्ट 4 आवर्स एवरी 1 आवर, आफ्टर 6 आवर्स एवरी 2 आवर्स। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ जीसीएस मॉनिटरिंग, पहले 2 घंटे तक हम एवरी हाफ एन आवर मॉनिटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 आवर्स एवरी 1 आवर, फिर आफ्टर 6 आवर्स एवरी 2 आवर्स। फिर इंडिकेशन टू इन्वॉल्व अ न्यूरोसर्जन, अगर जीसीएस लेस देन 8 है, fall in GCS after admission, unexplained confusion for more than 4 hours, loss of consciousness, seizure, more than 1 episode of vomiting, ENT bleed, focal neurological sign, penetrating CNS injury. तो ये सारी कंडीशन में वे विल इन्वॉल्व न्यूरोसर्जन। फिर इंडिकेशन टू कैरी आउट NCCT इन हेड, GCS लेस देन 13 इफ GCS फेल टू रीच 15 विद इन 2 आवर्स। फिर ये बाकी इंडिकेशन इसके जैसे ही है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीजर, वोमिटिंग, ENT ब्लीड, न्यूरोलॉजिकल साइन, पेनिट्रेटिंग CNS इंजरी। तो ये इंडिकेशन हो गया टू इन्वॉल्व न्यूरोसर्जन एंड टू कैरी आउट NCCT इन हेड इंजरी। फिर ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया है, अगेन नाइस डिस्चार्ज क्राइटेरिया है इन हेड इंजरी, तो ये आप सिंपली देख के पढ़ सकते हो। इसमें एक तो GCS 15 होना चाहिए, नॉर्मल CT ब्रेन, फिर अकम्पनीड बाय रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, रिटर्न एंड वर्बल हेड इंजरी एडवाइस, ये सब। उसके बाद ब्रेन इंजरी, तो ब्रेन इंजरी इज द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी आफ्टर द ट्रॉमा। क्लासिफिकेशन इट इज बेस्ड ऑन GCS, तो माइनर मतलब GCS स्कोर इज 15 विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कि माइनर is GCS score 15 without loss of consciousness. Mild is 14 to 15 GCS with loss of consciousness. Moderate is 9 to 13. Severe is less than 8. और एक important point कि isolated brain injury can never cause hypovolemic shock in traumatic patient. ये only सिर्फ brain injury हुई है patient को, तो it can never cause hypovolemic shock. अगर hypovolemic shock present है, then we have to look for other sites of bleeding, like bleeding on the floor, bleeding in thorax, abdomen, pelvis, long bone fracture, etc. अगर head injury present है plus low BP, तो इसका मतलब हम सस्पेक्ट करेंगे कि हेड इंजरी के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी हुई है, इसकी वजह से न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है। तो हेड इंजरी प्लस लो BP, वी हैव टू सस्पेक्ट हेड इंजरी प्लस स्पाइनल कॉर्ड इंजरी टू गिव राइज टू न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये याद रखना, हेड इंजरी प्लस लो BP, इसका मतलब न्यूरोजेनिक शॉक। ब्रेन इंजरी या तो प्राइमरी हो सकती है या फिर सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी इज ड्यू टू द इम्पैक्ट, सेकेंडरी ड्यू टू इंक्रीजिंग इंट्राक्रेनियल टेंशन। उसके बाद प्राइमरी ब्रेन इंजरी, तो प्राइमरी ब्रेन इंजरी मोस्ट कॉमन कॉज इज कंकशन, या टाइप ऑफ प्राइमरी ब्रेन इंजरी वो है कंकशन। तो इट इज़ द माइल्डेस्ट फॉर्म सीन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, मतलब आपस में एक दूसरे से सर टकराए 2 प्लेयर्स के, तो उसे कहता है कंकशन। इसके 2 टाइप है, कोलोराडो क्लासिफिकेशन फॉर ट्रॉमेटिक कंकशन के टाइप 1 में कन्फ्यूजन होती है, टाइप 2 में एमनेसिया होता है, टाइप 3 में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये था कंकशन के बारे में। इट इज़ अ प्राइमरी ब्रेन इंजरी। कंकशन में NCCT जो होगा वो नॉर्मल होगा। इसकी मैनेजमेंट इज़ रेस्ट, टेक अ ब्रेक, बस। फिर पोस्ट कंकशन सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को, मतलब आज कंकशन हो गया लेकिन अगर रिपीटेड कंकशन हो रहा है तो इट कैन लीड टू पर्सनैलिटी या बिहेवियरल चेंजेस लेटर ऑन, जिसे कहते हैं क्रोनिक ट्रॉमेटिक एन्केफेलोपैथी या फिर पोस्ट कंकशन सिंड्रोम। उसके बाद है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है, इट इज़ द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी। इट इज़ द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी। इट हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। मैकेनिज्म इज शीयरिंग फोर्स बिटवीन ग्रे एंड वाइट मैटर। क्लिनिकल फीचर्स जो होता है, पेशेंट इज इन कोमा में होता है, प्लस GCS इज नॉट इम्प्रूविंग। तो ये क्लिनिकल फीचर्स दिए होंगे। पेशेंट कोमा में है, GCS इज नॉट इम्प्रूविंग। इसमें भी NCCT वो नॉर्मल होगा, NCCT नॉर्मल। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज MRI। इट शोज पंक्टेट हेमरेज एट द ग्रे वाइट मैटर जंक्शन। तो याद रखना है, मोस्ट कॉमनली सीन इन कॉर्पस कैलोसम। तो NCCT इसमें नॉर्मल होगा।
तो फिर हम क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, MRI, जहाँ पे हमें पंक्टेड हेमरेजेस दिखेंगे एट ग्रे वाइट मैटर जंक्शन। कौन से एरिया में, तो कॉर्पस कैलोसम में। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, उसमें हमें क्लब्ड एक्सोन दिखेंगे, रिट्रैक्शन बॉल्स, ये सिर्फ नाम रहता है क्लब्ड एक्सोन। एक्सोन कुछ इस तरीके से होंगे, कुछ क्लब्ड एक्सोन एंड रिट्रैक्शन बॉल्स, ये डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। उसके बाद इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस, तो इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस मोस्ट कॉमन इंट्राक्रेनियल हेमरेज वो है ये कंट्यूशन। कंट्यूशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन ब्लीड। फिर आता है सब एरेक्नोइड हेमरेज, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज एंड सब ड्यूरल हेमरेज। तो कंट्यूशन जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्रापेरेंकाइमल हेमरेज। जो इंट्रापेरेंकाइमल हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन टू अकर आफ्टर द ट्रॉमा। मोस्ट कॉमन साइड इज टेम्पोरल रीजन। फ्रंटल कंट्यूशन जो हमने पहले देखा, इट लीड्स टू पर्सनैलिटी चेंजेस। इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस NCCT, इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस NCCT। आउटकम आ सकता है, दो आ सकता है, या फिर रिजोल्यूशन हो सकता है अपने आप, या फिर मल्टीपल कंट्यूशन कैन कोइलेस एंड इंक्रीज इन साइज कैन लीड टू हर्निएशन। कि मल्टीपल स्मॉल कंट्यूशन होंगे दैट कैन कोइलेस, मतलब इकट्ठे होंगे और इट कैन लीड टू हर्निएशन। मैनेजमेंट इज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, कंट्रोल इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अगर कंट्यूशन इंक्रीज हो रहा है साइज में, देन सर्जिकल इवेल्युएशन। तो ये इंट्रापेरेंकाइमल हेमरेज। उसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा। एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब ये होगा किसके, तो मेनिंजेस के लेयर क्या होता है, ये हमारा स्कल हो गया। फिर ड्यूरामेटर होता है सबसे बाहर, जो कि सबसे हार्ड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। फिर एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर, कि स्कल हो गया हमारा, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा वो होगा बिटवीन ड्यूरामेटर एंड द स्कल, तो इसे कहते हैं यहाँ पे, ये होगा एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा। इट इज़ सीन इन यंग पेशेंट। एनाटोमी इट इज़, ये यूजुअली आर्टीरियल होता है इन नेचर, कि याद रखना है इट इज़ आर्टीरियल इन नेचर। और जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। क्लिनिकल फीचर्स में एक टिपिकल नहीं, लेकिन मोस्ट कॉमन फीचर होता है विच इज़ लूसिड इंटरवल। इट इज़ द पीरियड ऑफ नॉर्मल कॉन्शियसनेस बिटवीन 2 एपिसोड्स ऑफ इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस। मतलब पेशेंट यहाँ पे कॉन्शियसनेस लॉस्ट की, उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस नॉर्मल हो जाएगी, और फिर थोड़ी टाइम बाद फिर से कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाएगी। तो ये जो इंटरवल है ऑफ नॉर्मल कॉन्शियसनेस बिटवीन 2 इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, उसे कहते हैं लूसिड इंटरवल। इट इज़ कॉमन बट इट इज़ नॉट पैथोग्नोमिक। इसमें भी इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस NCCT, और इसमें बाई कॉन्वेक्स हेमरेजेस सीन, बाई कॉन्वेक्स हेमरेजेस सीन, तो ये याद रखना है इन एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज। मैनेजमेंट इज क्रेनियोटोमी या बर होल। क्रेनियोटोमी इसका मतलब हम स्कल का थोड़ा सा फ्लैप रेस करेंगे और उसके बाद जो हिमेटोमा उसे निकालेंगे। बर होल मतलब हम उस जगह पे एक NCCT से हम लोकेट कर देंगे कहाँ पे हिमेटोमा है, वहाँ से फिर हम एक होल ड्रिल करेंगे और वहाँ से फिर हिमेटोमा को निकालेंगे। बर होल इज डन क्लोज टू द टेरियन। तो ये एक रीजन होता है टेम्पोरल साइड में, टेरियन, जहाँ पे मल्टीपल सूचर्स मीट करता है। तो एक H शेप्ड एरिया होता है टेरियन, जहाँ पे मैनी सूचर्स मीट। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट वेयर EDH ऑकर। फिर इंडिकेशन ऑफ क्रेनियोटोमी, एक तो मोर देन 30 cc क्लॉट साइज, मोर देन 5 mm मिड लाइन शिफ्ट, कि मिड लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी इसकी वजह से। मोर देन 5 mm मिड लाइन शिफ्ट, मोर देन 30 cc ब्लड क्लॉट, या फिर मोर देन 1.5 सेंटीमीटर थिकनेस। तो ये इंडिकेशन ऑफ क्रेनियोटोमी। तो हम ये साइट ऑफ इंजरी लोकेट कहाँ से करेंगे, बाय NCCT। उसके बाद हम बर होल या क्रेनियोटोमी करेंगे। अगर NCCT अवेलेबल नहीं है तो हम पता कैसे चला कि कौन सी साइड हिमेटोमा है, तो उसके लिए हम देखेंगे डायलेटेड प्यूपिल। तो जो साइड डायलेटेड प्यूपिल होगी उस साइड हम बर होल या क्रेनियोटोमी करेंगे। तो ये बहुत ही क्रूड मेथड है, अगर NCCT अवेलेबल नहीं है तो जहाँ पे डायलेटेड प्यूपिल होगी उस साइड हम क्रेनियोटोमी करेंगे। लेकिन एक फॉल्स लोकलाइजिंग साइन होती है या फिर कर्नोहान्स नॉच फिनोमेना। सपोज लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा है तो लेफ्ट डायलेटेड प्यूपिल होगी। अब ये हिमेटोमा होगा, उसकी साइज इंक्रीज होगी, इट विल कॉज टेम्पोरल या अंकल हर्निएशन ऑफ द लेफ्ट साइड। ये फिर क्या करेगा हिमेटोमा, इट विल प्रेस ऑन द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द राइट साइड, कि राइट साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसको कंप्रेस करेगा। इसे कहते हैं कर्नोहान्स नॉच, जहाँ पे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वो क्रॉस होता है। तो राइट साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट उसको कंप्रेस करेगा, तो इट विल गिव राइज टू लेफ्ट हेमीपरेसिस। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्रॉस होते हैं, इसका मतलब राइट साइड कंप्रेस होगा तो लेफ्ट साइड हेमीपरेसिस होगी, लेफ्ट साइड कंप्रेस होगी तो फिर लेफ्ट साइड कंप्रेस होगी तो फिर राइट हेमीपरेसिस होगी। लेकिन इसमें हो क्या रहा था, तो लेफ्ट डायलेटेड प्यूपिल थी, तो मतलब लेफ्ट साइड हिमेटोमा होना चाहिए और वो राइट साइड हेमीपरेसिस कॉज करना चाहिए। लेकिन इसमें हो रहा क्या था, एक तो राइट साइड का कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कंप्रेस हो रहा था, इट विल गिव राइज टू लेफ्ट हेमीपरेसिस। तो लेफ्ट हेमीपरेसिस प्लस लेफ्ट डायलेटेड प्यूपिल, तो इसलिए कैसा है फॉल्स लोकलाइजिंग साइन या कर्नोहान्स नॉच फिनोमेना हो सके तो याद रखना बस। ये था हमारा एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा। उसके बाद सब ड्यूरल हिमेटोमा वो होगा ड्यूरामेटर के नीचे, ये अगेन स्कल
DAP, तो ड्यूरामेटर के नीचे बिटवीन ड्यूरामेटर एंड एरेक्नॉइड मैटर, यहाँ पे होगा हमारा सब ड्यूरल हेमाटोमा। ये एक्यूट हो सकता है, सब एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट लेस देन 3 days, क्रॉनिक सब एक्यूट 3 to 21 days, क्रॉनिक मोर देन 21 days। ये एल्डरली पेशेंट में देखने को मिलता है और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो वीनस होती है, वीनस ब्लीडिंग होती है। एक्स्ट्रा ड्यूरल में वो आर्टीरियल थी, इसमें वीनस ब्लीडिंग होती है। एंड वेसल्स आर कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स, कॉर्टिकल ब्रिजिंग वेन्स। क्लिनिकल फीचर्स नॉर्मल फॉर days to week विद नो सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर इसमें होगा अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम, अल्टर्ड मेंटल सेंसोरियम। अगेन इसमें इन्वेस्टिगेशन चॉइसेस NCCT, जहाँ पे हमें कॉनकेवो कॉन्वेक्स या क्रिसेंट्रिक हेमरेज देखने को मिलेगा। कॉनकेवो कॉन्वेक्स या फिर क्रिसेंट्रिक हेमरेज देखने को मिलेगा, या फिर बनाना शेप्ड हेमरेज। एक्स्ट्रा ड्यूरल में बाई कॉन्वेक्स या लेंस शेप्ड, इसमें कॉनकेवो कॉन्वेक्स या क्रिसेंट्रिक हेमरेज। मैनेजमेंट अगेन क्रेनियोटोमी एंड इवैक्यूएट द हेमरेज। इंडिकेशन ऑफ क्रेनियोटोमी तो मोर देन 1 cm थिकनेस, मोर देन 5 mm मिडलाइन शिफ्ट, मोर देन 2 point GCS फॉल, इंटरक्रेनियल प्रेशर मोर देन 20 mmHg एंड फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल। ये इंडिकेशंस है ऑफ क्रेनियोटोमी। एक्सटेंट ऑफ ब्रेन इंजरी वो सब ड्यूरल हेमाटोमा में ज़्यादा होती है कंपेयर टू एक्स्ट्रा ड्यूरल, तो याद रखना सब ड्यूरल हेमाटोमा वो ज़्यादा सीवियर होता है कंपेयर टू एक्स्ट्रा ड्यूरल। फिर सब एरेक्नॉइड हेमरेज, सब एरेक्नॉइड मतलब वो एरेक्नॉइड के नीचे होगा, बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पायोमेटर। मोस्ट कॉमन कॉजेज ट्रॉमा, मेजॉरिटी कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली। उसके बाद सेकेंडरी ब्रेन इंजरी देखते हैं। सेकेंडरी ब्रेन इंजरी इट अकर्स ड्यू टू राइज इन द इंट्राक्रेनियल टेंशन। अब नॉर्मली हमारा स्कल जो है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो फिक्स्ड होती है, उसमें CSF ब्रेन, आर्टीरियल वॉल्यूम एंड वीनस वॉल्यूम। तो सपोज अगर कोई मास आ गया या कोई भी दूसरी चीज़ आ गई ब्रेन में, तो क्या करेगा बॉडी स्कल जो है हमारा ब्रेन जो है वो कंपनसेट करेगा टू मेंटेन इट्स कैपेसिटी। तो वो CSF वॉल्यूम कम कर देगा, वीनस वॉल्यूम वो कम कर देगा। लेकिन अगर एक बार मास जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा, विच लीड्स टू एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो इनिशियली बॉडी जो हमारा स्कल होता है या ब्रेन होता है वो कंपनसेट कर देगा, लेकिन एक बार जो थ्रेशोल्ड पार हो गया तो फिर उसके बाद वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा और इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो रैपिड इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा एंड हर्निएशन होगा। तो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी occurs due to rise in intracranial tension. It is compounded by hypoxia, hypercapnia and hypotension. अब जो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर होता है CPP, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, वो होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर माइनस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर वो मेंटेन रहना चाहिए मोर देन इक्वल टू 60 mmHg। अगर ये सेरिब्रल परफ्यूजन इतना मेंटेन रहा तो ही ब्लड को जो है ब्रेन को जो है वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई मिलेगा। तो अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो फिर मीन आर्टीरियल प्रेशर वो भी उसको भी इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये CPP मेंटेन रह पाएगा। तो मीन आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होता है बाय इंक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम या हार्ट रेट या इंक्रीजिंग कार्डियक आउटपुट, जिससे हमारी बॉडी जो है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर वो उसको इंक्रीज करती है। लेकिन हार्ट रेट जो है वो लंबे टाइम तक इंक्रीज नहीं रह पाती है और अल्टीमेटली हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाती है। तो एक कशिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। कशिंग रिफ्लेक्स में 3 चीज़ें आती है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड अल्टर्ड रेस्पिरेशन। तो याद रखना कशिंग रिफ्लेक्स में 3 चीज़ें आती है, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड अल्टर्ड रेस्पिरेशन। वेरिएंट ऑफ कशिंग रिफ्लेक्स इस हाइपरटेंशन की जगह हाइपोटेंशन हो जाएगा, तो उसे कहते हैं वेरिएंट ऑफ कशिंग अल्सर, कशिंग रिफ्लेक्स। फिर कशिंग अल्सर क्या होता है, दे आर स्ट्रेस अल्सर सीन इन हेड इंजरी पेशेंट एंड मोस्ट कॉमन साइट इज एसिड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द स्टमक। कि हेड इंजरी पेशेंट में स्ट्रेस अल्सर देखने को मिलता है जिसका नाम है कशिंग अल्सर, और साइट कौन सी होती है, एसिड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ द स्टमक। बर्न्स में हमें कर्लिंग अल्सर देखने को मिलता है, याद रखना है कर्लिंग अल्सर्स। हेड इंजरी में हमें कशिंग अल्सर। मैनेजमेंट ऑफ रेज्ड ICD, तो उसके लिए हम एडिक्वेट ऑक्सीजन, देन एडिक्वेट परफ्यूजन टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर मोर देन 100 mmHg। इट इज़ डन बाय गिविंग एडिक्वेट IV फ्लूइड्स। प्लस अवॉइड हाइपरग्लाइसीमिया, कि हाइपरग्लाइसीमिया अवॉइड करेंगे एंड डेक्स्ट्रोस उसको भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि डेक्स्ट्रोस क्या करेगा वो इट वर्सन्स सेरिब्रल इडिमा, कि इसलिए अवॉइड हाइपरग्लाइसीमिया। फिर IV मैनिटोल यूज़ करेंगे विच इज़ अ हाइपरऑस्मोलर एजेंट, इट रिड्यूसेस सेरिब्रल इडिमा। हाइपर वेंटिलेशन। फिर स्टीरॉइड्स, इट हैज़ नो रोल। स्टीरॉइड्स आर बेस्ट फॉर मैनेजमेंट ऑफ वेजोजेनिक सेरिब्रल इडिमा ड्यू टू ट्यूमर्स। लेकिन इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो उसके लिए देयर इज़ नो रोल ऑफ स्टीरॉइड। फिर अगेन बारबिचूरेट, कोमा एंड हाइपोथर्मिया, दे आर ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। फिर एंटी एपिलेप्टिक हम देंगे ओनली व्हेन सीजर्स आर प्रेजेंट, कि प्रोफाइलेक्टिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैज़ नो रोल। तो ये मैनेजमेंट, एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन, एडिक्वेट परफ्यूजन बाय IV फ्लूइड्स टू मेंटेन ब्लड प्रेशर मोर देन 100 mmHg, IV मैनिटोल, हाइपर वेंटिलेशन, अवॉइड हाइपरग्लाइसीमिया, ये याद रखना है। फिर ये गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट इन हेड इंजरी, तो पल्स ऑक्सीमेट्री मोर देन 95, ICP 20 to 25, CPP मोर देन 60, ग्लूकोज 80 to 180, SPP मोर देन 100। ये हमारे गोल्स होने चाहिए फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेड इंजरी।
फिर इन पेशेंट विद सीवियर हेड इंजरी GCS लेस देन 8 इट इज़ सीवियर हेड ट्रॉमा, इसके लिए वी नीड टू इंट्यूबेट द पेशेंट। लेस देन 8 GCS स्कोर होगा, देन इंट्यूबेट द पेशेंट। फिर ये ग्लासगो आउटकम स्कोर है, ये देख सकते हो 1 मतलब डेथ, 2 मतलब परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब पेशेंट कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा अपने आप, 3 सीवियर डिसेबिलिटी, 4 मॉडरेट डिसेबिलिटी, 5 इज गुड रिकवरी। फिर ब्रेन डेथ हम कब कहेंगे कि पेशेंट की ब्रेन डेथ हो चुकी है, तो GCS 3 नॉन रिएक्टिव प्यूपिल, एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स लाइक गैग रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, नो स्पॉन्टेनियस वेंटिलेटरी इफेक्ट, एब्सेंस ऑफ कोफाउंडिंग फैक्टर्स सच एज अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हाइपोथेसिस। ये क्राइटेरिया फॉर ब्रेन डेथ। ये था पूरा हेड ट्रॉमा।